जय जोश। दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है जैव विविधता, है ना, बायोडाइवर्सिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आगे आने वाले सभी जो पीटी एग्जाम्स होंगे, मेंस होंगे, है ना, इंटरव्यू होंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है ना। तो बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए जो है इसकी परिभाषा अगर बोले हम तो एक निर्धारित क्षेत्र में, है ना, एक निर्धारित क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के पादप, है ना, पौधे जो हैं एवं जंतुओं, है ना, दोनों को शामिल करते हैं। पादप, विभिन्न प्रकार के पादप हैं और जंतु हैं, है ना। तो जंतुओं की उपस्थिति जो होती है विभिन्न प्रकार की, तो इसी को ही हम कहते हैं जैव विविधता। उस क्षेत्र की जैव विविधता बोलते हैं, है ना, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जब जैव विविधता, सर्वप्रथम जो है इस शब्द का प्रयोग जो है वाल्टर जी रोसेन ने किया था। वाल्टर जी रोसेन ने किया था। ठीक है दोस्तों, वाल्टर जी रोसेन, नाम नहीं भूलेंगे। बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इन्होंने ही किया था, वाल्टर जी रोसेन। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ना, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है उन्हें जो है जैव विविधता का भंडार कहा जाता है ना। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किस क्षेत्र को बोलते हैं? तो जो विषुवत रेखा के आसपास, जो विषुवत रेखा से अगर उत्तर की ओर जाएंगे 23.5 डिग्री, विषुवत रेखा से अगर दक्षिण की ओर जाएंगे 23.5 डिग्री, तो इनके बीच का जो प्रदेश है, जो अमेजोन का जंगल है ना, तो इस तरह का जो प्रदेश है, ब्राज़ील का जो क्षेत्र है, जो जंगल है वहाँ पर, है ना, इधर इंडोनेशिया आ जाएंगे, अफ्रीका से गुजरती है विषुवत रेखा, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है तो काफ़ी वो घना जंगल वाला वातावरण है वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसी कारण जो है कि वो जो है जैव विविधता का सबसे जो है वो जैव विविधता का भंडार कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को, है ना। बिल्कुल, तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो जैव विविधता का भंडार किसे कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसे कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए जो है नेशनल पार्क, है ना, नेशनल पार्क बनाते हैं हम लोग, बायो रिजर्व बनाते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाते हैं, है ना, फिर राष्ट्रीय उद्यान बनाते हैं, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, सेंचुरी जो बोलते हैं, जैसे कि टाइगर सेंचुरी हो गया, एलिफेंट टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, इस तरह से, है ना। तो टाइगर रिजर्व हो गया, तो हम लोग इस तरह से बनाकर क्या करते हैं, उस जगह की जो है वो जो है हम लोग बायोडाइवर्सिटी को सुनिश्चित करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करते हैं वहाँ पर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 2011 से लेकर 2020 तक, है ना, को जो है जैव विविधता दशक के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। जैव विविधता दशक कहाँ से कहाँ तक? तो 2011 से लेकर 2020 तक, है ना। इसको याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं, मेंस में कर सकते हैं, इंटरव्यू में बोलना पड़े तो बोल सकते हैं, है ना। तो ये याद रखना काफ़ी जरूरी, पीटी में तो कराने की पूरी संभावना होती है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग कि हॉटस्पॉट क्या है। हॉटस्पॉट क्या है और इस शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग जो है नॉर्मन मायर्स ने किया था। नॉर्मन मायर्स ने किया था, है ना। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी वाल्टर जी रोसेन की, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी की चर्चा की थी, जैव विविधता की चर्चा की थी, वाल्टर जी रोसेन। और अभी जो नाम आ रहा है वो क्या है? नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट की चर्चा की है। ठीक है, तो नॉर्मन हॉटस्पॉट की जो चर्चा की है, तो हॉटस्पॉट क्या होता है भाई? तो एक पारिस्थितिकी दृष्टि से जो ऐसा एक उत्पादक क्षेत्र है ना, और जहाँ पर जो है जैव विविधता की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं वहाँ पर, है ना। तो कुछ चिन्हों को चिन्हित कर लिया है, कुछ मतलब कि विश्व में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये काफ़ी विविधता जो है काफ़ी भरी पड़ी है, तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके उन्हें हॉटस्पॉट का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, जहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैसे कि वर्तमान में जो है पूरे विश्व में अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो पूरे हॉटस्पॉट की जो है संख्या वो है 36। ठीक है, 36 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, तो प्राधिकरण जो है कहाँ स्थापित किया गया? तो ये चेन्नई में, तमिलनाडु में। ठीक है, और ये कब किया गया था, है ना? तो 2003 में किया गया था।
ठीक है, याद रखेंगे 2003 में किया गया था। नाम क्या है पूरा इसका? तो जो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकरण, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम लोग यहाँ बात करते हैं सी बकथॉर्न की। जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो सी बकथॉर्न, जिसको लेह बेरी बोला जाता है ना, इसे संजीवनी बूटी भी कहते हैं, है ना। तो ये काफ़ी तरह की बीमारियों में यूज़ होता है, जिसको सी बकथॉर्न को बोलते हैं ना। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है ना। तो इसलिए स्टेट पीसीएस में भी काफ़ी संभावना है इसके आने की। तो ये क्या है कि ये पर्णपाती एक झाड़ी है ना, पर्णपाती झाड़ी है, और ये जो है जनरली ये हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना। तो ये पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है सी बकथॉर्न। ये गठिया के रोग में और भी जो कई प्रकार के ब्लड प्रेशर में, है ना। फिर रेडिएशन, जो एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित होते हैं लोग, तो उनको भी ठीक करने में ये सी बकथॉर्न का उपयोग होता है। तो काफ़ी उपयोगी है ना। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि भारत में जो है अति सघन वन, हाईली डेंस्ड फॉरेस्ट, है ना, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? हाईली डेंस्ड फॉरेस्ट, सबसे घना वन क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है पूरे भारत में, है ना। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे घना जो है अरुणाचल प्रदेश में वन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि एम स्ट्राइप्स शब्द किससे संबंधित है? एम डैश STRIPES, एम स्ट्राइप्स, ठीक है। तो एम स्ट्राइप्स क्या है कि जैसे कि हम लोग बाघ के शरीर पे, जो टाइगर होता है उसके शरीर पे देखते हैं ना, स्ट्राइप्स होता है ना, स्ट्राइप्स होता है, यानी कि रेखा होती है ना, पीला काला इस तरीके से। तो जो स्ट्राइप्स होता है उसी से जुड़ा हुआ ये नाम है एम स्ट्राइप्स, है ना, एम स्ट्राइप्स। तो क्या है ये? तो जो टाइगर रिजर्व होते हैं, बाघ अभयारण्य के रखरखाव के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, एम स्ट्राइप्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि जो जैव सुरक्षा उपसंधि है, भारत ने जैव सुरक्षा संधि जो है, भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि जो प्रोटोकॉल है उस पर कब हस्ताक्षर किया था? तो ये किया था 2001 में, है ना, 23 जनवरी 2001 में किया था, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम कि एक ऐसा पादप समूह है जो अगर किसी जैव विविधता क्षेत्र में उग जाए तो वहाँ की जैव विविधता को नष्ट करने लगता है ना, खत्म कर देता है वहाँ की जैव विविधता को। इसलिए उसका नाम जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है। उसका नाम है प्रोसोपिस, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ठीक है। तो ये नाम जो है ये पादप का नाम है, और ये जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ख़त्म करने लगता है, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग चलते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पूछने वाले, जो इम्पोर्टेंट जीव जंतु हैं, जानवर हैं, जो और कहीं विश्व में नहीं पाए जाते हैं, है ना, भारत में पाए जाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे कि भारत में पाया जाने वाला सिंह पुच्छी वानर, ऐसा बंदर जिसका पूंछ जो है ना, वो शेर की तरह होता है, सिंह पुच्छी वानर, है ना। तो सिंह पुच्छी वानर जो है, जिसको मकाक भी बोलते हैं, है ना, मकाक, ठीक है। तो मकाक के बारे में कि प्राकृतिक आवास ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के क्षेत्र में पाए जाते हैं, सिंह पुच्छी वानर, ठीक है। इसको याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कि भारत सरकार जो है जैव विविधता अधिनियम, भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम को कब पास किया था? बायोडाइवर्सिटी एक्ट, है ना। तो कब पारित किया था? इसका डेट हम लोग याद रखेंगे। तो ये पारित किया था 2002 में, 2002 में, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है दोस्तों, है ना। फिर क्या है कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हम लोग चर्चा करते हैं डोडो पक्षी की, है ना। डोडो पक्षी जो है मॉरिशस में पाया जाता था। मॉरिशस हम लोग जान रहे हैं कंट्री का नाम है। तो मॉरिशस में जो है ये डोडो पक्षी पाया जाता था, लेकिन किसी कारणवश डोडो पक्षी विलुप्त हो गया, है ना। संकटापन्न प्रजाति हुई, उसके बाद वो विलुप्त हो गया। तो इससे संकट क्या हुआ कि उस क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पादप समूह जो था, एक पेड़ जो था, है ना, जिसका नाम है सिड रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम, सिड रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम, है ना, ये भी विलुप्त हो गई। डोडो पक्षी के साथ ये पेड़ जो था ये भी विलुप्त हो गया। तो कारण क्या था कि सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम के जो फल गिरते थे, उन फलों को खाकर डोडो पक्षी जो है, जो बीट करती थी, है ना, तो वो उसके अंकुरण में सहायक होती थी। उस पेड़ की, सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम पेड़ की अंकुरण में सहायक होती थी, तब वो पेड़ फिर मतलब कि लगता था और बड़ा होता था।
तो चूंकि डोडो पक्षी नहीं रही, डोडो पक्षी की संख्या में कम हो गई, धीरे धीरे विलुप्त हो गई, है ना, तो उसके अंकुरण करने का जो इकोसिस्टम था, है ना, वही समाप्त हो गया। इस कारण ये पेड़ भी जो मॉरिशस है यहाँ से ये समाप्त हो गया, तो उसका नाम रखेंगे सिड रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम, है ना, ये डोडो पक्षी के साथ ये भी समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि भारत का जो प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ना, मेरीन नेशनल पार्क, फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क, ये कहाँ है ना, तो ये कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ? गुजरात में, है ना, याद रखें, गुजरात में कच्छ की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है कि भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है भारत में, 4 हैं अभी। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो? तो पहला तो हो गया पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, दूसरा हो गया श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका मतलब पश्चिमी घाट का जो किनारा बढ़ता चला जाता है ना, तो उसमें श्रीलंका को भी इंक्लूड कर लेते हैं, पश्चिमी घाट व श्रीलंका। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ भारत की बात करेंगे तो हॉटस्पॉट में पश्चिमी घाट ही बोलेंगे, क्योंकि श्रीलंका एक अलग देश है। ठीक है, इसे याद रखेंगे इसको, है ना। तो फिर दूसरा क्षेत्र जो है इंडो बर्मा क्षेत्र, है ना, जो आपको नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, है ना, त्रिपुरा, तो ये भी जो है ये हॉटस्पॉट जो है इंडो बर्मा क्षेत्र, बर्मा का भी क्षेत्र लगता है ना, तो उस क्षेत्र को भी जो है हॉटस्पॉट में लिया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा क्षेत्र जो है पूर्वी हिमालय, है ना, पूर्वी हिमालय, उसी क्षेत्र को थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश जो हो गया, इस तरह जो हो गया, तो ये क्षेत्र भी आ जाता है उसमें। तो अगर हम कहें तो पश्चिमी घाट, है ना, अगर सिर्फ बात करें तो, है ना, फिर है कि इंडो बर्मा क्षेत्र, फिर है क्या कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र, है ना, फिर है चौथा जो है सुंडा लैंड। सुंडा लैंड क्या? तो सुंडा लैंड निकोबार द्वीप समूह, है ना, निकोबार द्वीप समूह मुख्यतः है यहाँ पर, उसको भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में घोषित किया जाता है। तो ये 4 हो गए इंपॉर्टेंट, है ना, इसको याद रखना है दोस्तों। फिर है फ्लाइंग फॉक्स के बारे में, है ना, फ्लाइंग फॉक्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट जो है, जिसको ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट कहा जाता है, बैट यानी चमगादड़, है ना, ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट कहा जाता है ना, फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है, उड़ने वाली लोमड़ी, लेकिन है ये चमगादड़। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये चमगादड़ों की एक प्रजाति है। ठीक है, इसे पूछा गया कि ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट क्या होता है, किसकी प्रजाति है? तो चमगादड़ की एक प्रजाति है। ठीक है, इसको फ्लाइंग फॉक्स भी बोला जाता है, उड़ने वाला जो लोमड़ी होती है, इस तरीके से। ठीक है, अब है कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है ना, तो ये जो है IUCN, है ना, IUCN जो है इससे संबंधित है, रेड डाटा बुक, है ना, और रेड लिस्ट। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट की चलते हैं कि हम देखते हैं कि गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई, है ना, तो उसके पीछे कारण किस केमिकल को दिया जाता है, क्या कारण दिया जाता है? तो डाइक्लोफिनॉक, है ना, एक केमिकल है ना, रसायन है, डाइक्लोफिनॉक सोडियम, है ना। ये एक्चुअली क्या था कि वो गायों को जो है जनरली जो है कि गाय भैंसों को जो है वो उनके शरीर में दिया जाता था सुई के द्वारा, है ना। तो उनसे क्या होता था कि जब उनका डेथ होता था तो उससे जैसे कि है कि ये आपको जो गिद्ध थे वो उसके मांस को खाते थे, है ना, उनके मर जाने पर, तो उनके शरीर में भी जो था वो जो केमिकल था वो चला आया, डाइक्लोफिनॉक सोडियम जो है ना। और जब वो गिद्ध जब वो अंडे देते थे, है ना, तो अंडों की जो ऊपरी की परत होती है, जो कठोर परत जो होती है कैल्शियम की, है ना, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती थी। जब वो अंडे देते थे तो होता क्या था कि अंडे के छिलके इतने कमज़ोर होते थे कि वो टूट जाते थे, है ना, जिसके कारण अंडे इनके बर्बाद हो जाते थे और प्रजनन की जो इनके फिर बच्चे जो है वो हो नहीं पाते थे, है ना, अंडे फूट जाते थे पहले ही, है ना, उनका सेवन नहीं हो पाता था बढ़िया से। तो इसलिए क्या था कि गिद्धों की संख्या में कमी आने लगी, तो इसलिए डाइक्लोफिनॉक जो सोडियम है इसको दोषी माना गया कि इस रसायन को गिद्धों की संख्या कम करने में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, है ना, तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वल्लभगढ़ में है। ठीक है, ये वल्लभगढ़ हरियाणा में है ना, ये वल्लभगढ़ हरियाणा में है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। वल्लभगढ़ हरियाणा में क्या है? तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि जैसे कि वृक्षों पर रहने वाले जो स्तनधारी हैं, वृक्ष पर रहने वाले स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम जो है एलुरस फल्गेंस है, एलुरस फल्गेंस,
एलुरस फल्गेंस है ना। ये यानी स्तनधारी हैं, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, है ना, और ये पेड़ों पे रहते हैं सामान्यतः, है ना। तो उनका नाम भी जैसे कि हम लोग जान गए कि क्या है, एलुरस फल्गेंस है, लेकिन ये तो मतलब कि जूलॉजिकल नाम हो गया इनका। इससे हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं रेड पांडा, है ना, रेड पांडा। ठीक है, ये भारत में पाए जाने वाला जो है एक प्रमुख जंतु है, और ये काफ़ी मतलब कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है रेड पांडा, है ना। तो रेड पांडा जो है ये स्तनधारी है, जूलॉजिकल नाम क्या है, एलुरस फल्गेंस, रेड पांडा। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक हरिण के लिए, एक मृग के लिए जो है काफ़ी फेमस है। वहाँ एक खास प्रकार की मृग मिलती है ना, जिसका नाम है हंगुल, हंगुल मृग, है ना, हंगुल मृग। कहाँ मिलती है, दाचीगाम, दाचीगाम, है ना, राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम कहाँ है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, है ना। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है ना राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नाम दफा। ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नाम दफा, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में, और ये भारत में सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला जो है ये हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जैसे कि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है तो उसका उपयोग जो है डायरेक्ट जो है वो पौधे नहीं कर पाते हैं, उस नाइट्रोजन को बदलना पड़ता है नाइट्राइट में, है ना। तो इसको बदलने के लिए जो है सूक्ष्म जीव काम में आते हैं, है ना, सूक्ष्म जीव आते हैं। तो उस सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया होते हैं, तो उनका क्या नाम है, तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, नाइट्रो NITRO, नाइट्रोसोमोनास SOMONAS। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, है ना। तो ये क्या करते हैं कि ये मतलब कि जो नाइट्रोसोमोनास होते हैं ये अमोनिया को, NH3 को, है ना, नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, फिर इसके बाद जो है वो उसका यूटिलाइजेशन जो है पौधे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है कि धान का पौधा जो होता है नाइट्रोजन को जो है किस रूप में ग्रहण करता है ना। तो स्पेशली धान के पौधे की बात की जा रही है। तो नाइट्रोजन को ग्रहण करने के लिए जो है ये अमोनियम के रूप में वे ग्रहण करते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस बात को याद रखें कि धान का पौधा जो है नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले पाता है ना। उसको कब लेता है, तो जो जिस फॉर्म में वो ग्रहण करता है वो है अमोनियम। ठीक है, इसको NH4 बोलते हैं। ये भी बदला जाता है बैक्टीरिया के द्वारा है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्यों चलते हैं हम कि जीवमंडलीय जो पारिस्थितिकी क्षेत्र है, तंत्र है ना, तो रासायनिक तत्वों का प्रवेश उसमें कहाँ से हो पाता है ना। तो ये कहाँ से होता है, पौधों की जड़ों के द्वारा। अगर हम बहुत उर्वरक का प्रयोग करते हैं किसी खेत में, है ना, तो वो घुलता है पानी में, घुल करके जो है वो जड़ में जाएगा पौधों के। उससे क्या होगा, फिर वो रसायन जो है वो पेड़ पौधे में चला जाएगा। अगर फिर उसे मनुष्य खाता है, कोई जानवर खाता है, तो फिर उसके शरीर में चला जाएगा। तो इस तरीके से घुसने वाला जो प्रक्रिया शुरू होती है वो क्या है, पौधों की जड़ों से घुसती है। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर एक बात और भी क्या है कि भारत में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, है ना, उनको जो है एक नाम दिया गया है जैव विविधता का द्वार, है ना, गेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, है ना। किसको कहता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, है ना, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य जो उनको कहता है। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ना, इसमें स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक नेशनल पार्क है जिसको जो सबसे छोटा नेशनल पार्क कहा जाता है उसको, है ना, सबसे छोटा, उसका क्षेत्रफल काफ़ी छोटा है ना। उसका नाम है साउथ बटन द्वीप, है ना, साउथ बटन आइलैंड, साउथ बटन द्वीप। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। साउथ बटन ये क्या है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है, कहाँ है, अंडमान निकोबार में। नाम क्या है, साउथ बटन आइलैंड, साउथ बटन द्वीप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि पूरे भारत को हम बात करें तो पूरे भारत का जो क्षेत्र है तो उसको जो है 10 है ना, पूरे भारत क्षेत्र को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पूरे भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, बायो जियोग्राफिक एरियाज में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें,
क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल जो है, आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है मन्नार की खाड़ी, है ना, मन्नार की खाड़ी। इस बात को याद रखेंगे, मन्नार की खाड़ी क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी जो है आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं कि कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है, तो नारियल को कल्प वृक्ष कहा जाता है ना। नारियल को क्या कहता है, कल्प वृक्ष। कई तरह के उससे दवाइयाँ बनती हैं, तेल निकलता है, उसे खाते हैं लोग, है ना, स्वास्थ्यवर्धक होता है, काफ़ी प्रोटीन, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम सब कुछ होता है उसमें, है, तो कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि भारत का कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है ना, तो राजस्थान में जो जिला है भरतपुर, है ना, तो वहीं पे जो है राजस्थान के भरतपुर जिला में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है, पक्षियों का, भारत में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है कि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो इससे 2 नदियां प्रवाहित होती हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है इनका नाम जानना, है ना। बाण गंगा, जो पहली नदी है बाण गंगा, और दूसरी नदी है गंभीरी, है ना, याद रखेंगे गंभीरी। ठीक है, बाणगंगा तथा गंभीरी, ये कहाँ से प्रभावित होते हैं, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से प्राप्त बहते हैं, उनके बीच से बहते हैं, और जो है इनको जो है पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है इस राष्ट्रीय उद्यान को, है ना। ये भरतपुर, राजस्थान का जो भरतपुर जिला है वहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है ना, इसको बोलते हैं कि स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति, है ना, इन सिटू कंजर्वेशन, है ना। तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई क्षेत्र है, कोई निश्चित क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो पारंपरिक रूप से जो है ना, सदियों से जो है वो पादप समूह जो है या फिर आपको वो जीव जंतु उसी क्षेत्र में पाया जाता है खास करके, है ना, तो उसका संरक्षण उसी जगह पर करना जहाँ पर वो उस जगह का है, वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से वो उसी जगह का है ना। तो जैसे कि आपको हम लोग उदाहरण दिया था सिंह पुच्छी वानर का, है ना, मकाक जिसको बोलते हैं, तो उसका संरक्षण अगर हम केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में करते हैं, जो वहीं का है, वो सदियों से वहीं रहता आया है, तो उसको इन सीटू बोलेंगे, INSITU, इन सीटू। ठीक है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति। ठीक है दोस्तों, फिर यहीं पर हम जानेंगे कि एक्स सीटू क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, है ना, जिसको बाह्य स्थानीय जो है संरक्षण पद्धति बोलते हैं। तो जैसे कि हम वो जो पादप समूह या जीव जंतु जो है वो उस क्षेत्र का है नहीं, वो किसी दूसरे क्षेत्र से लाया गया है, उसको ला करके वहाँ पर संरक्षित किया जाता है, उसको जो है एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट जो है वो दिया जा रहा है उसको, और वहाँ पर उसको रखने का प्रयास किया जा रहा है, उसे पादप समूह को लगाने को, जीव जंतु को बसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे प्रयास को क्या कहते हैं, XC2, है ना, EXSITU, XC2 कंजर्वेशन। ठीक है, जैसे कि कृत्रिम जो है हम लोग ग्रीन हाउस का निर्माण करते हैं, है ना, उसमें जो है रेगुलेटेड वे में, कंट्रोल वे में टेम्परेचर देते हैं, पानी देते हैं, ताकि जो है वो पेड़ पौधा या जीव जंतु जो है उस माहौल में रह सके। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, XC2 कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि भारत में जो है कुल 18, भारत में कितने, कुल 18 जैव मंडल रिजर्व हैं, बायो जो है स्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है कुल 18, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। फिर क्या है कि जो केवलादेव की हम चर्चा कर रहे थे अभी, भरतपुर जिले राजस्थान में जो है ना, तो उसमें साइबेरियन क्रेन नामक जो प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है, वो साइबेरियन क्रेन का, है ना, विश्व प्रसिद्ध वो स्थल है साइबेरियन क्रेन के लिए, है ना। तो इसको जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, एक जो इस जो मतलब कि वनस्पति क्षेत्र हो गया या फिर जो पक्षी के लिए जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक रिकॉर्ड है जिसको बोलते हैं कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसमें शामिल किया गया है ना, और ये शामिल करने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कौन, तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर कब, तो 1973 में, है ना, शुरू हुआ था।
बाघों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी, और इसी का परिणाम है कि आज भारत में जो है मतलब कि काफ़ी अच्छी संख्या में बाघ हैं और सबसे अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे, है ना। फिर क्या है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में शुरू हुआ, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, ठीक है। और प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है ये 1992 में शुरू हुआ था, है ना। और इंडियन राइनो विजन जो है ना, जो गैंडों के लिए जो उनको बचाने की जो प्रयास किया शुरू किया गया उनको, तो इंडियन राइनो विजन नाम दिया गया। ये 2020 में शुरू हुआ है ना। इंडियन राइनो विजन 2020, है ना। अभी ये आया है भारत सरकार के द्वारा, इंडियो राइनो विजन 2020, और इसकी शुरुआत जो है 2005 में हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम चर्चा कर लेते हैं जल्दी। कि जो भारत में जो है प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है, भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है, जो फर्स्ट बायोस्फीयर जो आरक्षित क्षेत्र रिजर्व एरिया जो है, वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी, है ना, नीलगिरी में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 2000 में किया गया था। यानी कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ना, वो कहाँ है? तो नीलगिरी में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं और कार्टाजेना प्रोटोकॉल की बात नहीं करेंगे तो फिर ये अधूरा है डिस्कशन करना। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किस चीज़ से है ना, ये जानना जरूरी है। तो किस चीज़ से है ये? बायो सेफ्टी, जैव सुरक्षा, है ना, बायो सिक्योरिटी, बायो सेफ्टी, है ना। तो जैव सुरक्षा समझौता है ये। कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है? जैव सुरक्षा समझौता है। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, है ना। तो जो जैव विविधता का उपयोग जो है, बायोडाइवर्सिटी का उपयोग जो है, ये प्रजनन कार्य के लिए, रिप्रोडक्टिव वर्क के लिए किया जाता है ना। और ये इससे होता क्या है? तो एक जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है ना। इस जैव विविधता का फायदा क्या है कि आनुवांशिक विविधता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं दोस्तों कि अरीबादा, एक वर्ड है अरीबादा, ARIBADA, अरीबादा, है ना। ये क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि कछुए जो होते हैं वो जैसे कि समुद्र में ज़्यादातर रहते हैं, तो समुद्र से निकल करके वो किसी बालू वाले स्थल पर जा करके वहाँ अपना घोंसला बनाते हैं, है ना, और घोंसला बना के अंडे देते हैं वहाँ पे। जैसे कि हम लोग गहीर माथा बीच जो है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा है ना। गहीर माथा बीच जो है, तो वहाँ पर जाकर के कछुए जो ये गहीर माथा बीच जो है, वहाँ पर जाकर के बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड ओवर के में, जो गहीर माथा बीच जो है ना। तो वहाँ पर जाकर के समुद्र से निकल के जो है, बंगाल की खाड़ी से निकल करके वो जो है जाते हैं। इस जो बालू पूरा वहाँ पर है गहीर माथा बीच पे, और काफ़ी अच्छी जगह है कछुओं के लिए। तो वहाँ पर जाकर ये घोंसले बना करके बालू में के बीच अंडे देते हैं, है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो अरीबादा, ARRIBADA, अरीबादा। ठीक है दोस्तों, है ना, घोंसला बनाने की प्रक्रिया है उनकी। तो अच्छा, ये कछुओं की कुछ खास प्रजातियां ही करते हैं, सभी कछुआ ऐसा करते हो ये जरूरी नहीं है ना। लेकिन भारत उसके लिए काफ़ी फेमस है, गहीर माथा बीच काफ़ी फेमस है, ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु जो है 1961 में, पर्यावरण जो है संरक्षण के लिए 1961 में ही प्रयास शुरू हुआ था। तो 1961 में वर्ल्ड वाइड फंड, WWF, है ना, को निर्मित किया गया था। तो इसका मुख्यालय कहाँ है ना? तो इसका मुख्यालय जो है वो नॉर्वे में है। नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है वहाँ है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। फिर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, है ना, कि किस राज्य में सर्वाधिक जो है राष्ट्रीय पार्क स्थित है ना। तो नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा किस राज्य में है भारत में, है ना? तो वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस बात को याद रखें कि मध्य प्रदेश में है। और फिर हम लोग जो है कि जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल की चर्चा हम लोगों ने की थी, जो बायो सेफ्टी, जैव सुरक्षा से संबंधित है ना। तो ये भारत का कौन सा मंत्रालय है जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल से संबंधित जो नियम कानून है वो लागू करता है भारत में? तो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो क्रियान्वित किया जाता है, तो मंत्रालय का नाम क्या है? तो वो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, है ना। तो भारत का दूसरा पॉइंट कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, है ना, नेशनल सेंटर फॉर मरीन
समुद्री बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है समुद्र में भी जैव विविधता काफ़ी तरह की, सबसे जो जैव विविधता का क्षेत्र वो काफ़ी बड़ा है ना। तो उसके अध्ययन के लिए जो है जामनगर गुजरात में, है ना, इसकी स्थापना की गई है, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, है ना, कि ड्रैको की चर्चा करते हैं। ड्रैको, DRACO, ड्रैको उड़ने वाली छिपकली को बोलते हैं, है ना। ड्रैको क्या बोलते हैं? उड़ने वाली छिपकली को बोलते हैं, है ना। तो ये कहाँ पाई जाती है भारत में? तो ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ना, कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो नागार्जुन सागर, यानी कि आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में है। ठीक है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ठीक है दोस्तों, और फिर हम जानते हैं कि जिम कॉर्बेट के बारे में बात करते हैं ना। जिम कॉर्बेट बहुत फेमस शिकारी थे, है ना, और उन्हीं के नाम पर जो है ये जिम कॉर्बेट जो है ये नेशनल पार्क बना था इंडिया में, है ना। और ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और उत्तराखंड, अभी जो उत्तराखंड है वहीं पर जिम कॉर्बेट है, और 1936 में ही बना है। इस बात को याद रखेंगे, 1936 में ही बना है। ठीक है दोस्तों, फिर जो है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर जो है जिम कॉर्बेट में जो टाइगर रिजर्व है ये प्रथम टाइगर रिजर्व भी है। इस बात को भी याद रखेंगे दोस्तों, है ना। अच्छा, जो ये जिम कॉर्बेट के नाम पर ये जो बना हुआ है ना, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और जो प्रोजेक्ट टाइगर है यहाँ, तो इसका नाम पहले जिम कॉर्बेट नहीं था, इसका नाम था पहले हेली नेशनल पार्क, हेली, है ना, हेली नेशनल पार्क। सो ये हेली नेशनल पार्क का ही नाम बदलकर जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व रखा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो कजिन द्वीप जो है सेशल्स में है, कजिन द्वीप, COUSIN, कजिन, है ना, कजिन बोलते हैं, कजिन। ठीक है, तो कजिन आइलैंड जो है, सेशल्स जो कंट्री है, सेशल्स जो कंट्री है, वहां पर एक द्वीप है कजिन द्वीप, है ना। इस द्वीप को जो है केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है ये, यहाँ मानव नहीं बच सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई बच सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पक्षियाँ बच सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग। कजन आइलैंड कहाँ है? तो सेशल्स में है। यहाँ पर जो है मनुष्यों को रहने की कोई इजाज़त नहीं है। यहाँ पर कौन रह सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ पक्षियाँ रह सकती हैं। ठीक है, उनके लिए ही कर दिया गया है केवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो पक्षियों का प्रथम वनारण्य बनाया गया था भारत में, है ना, वो तमिलनाडु में बनाया गया था, और जगह का नाम है वेंदा थंगल, तमिलनाडु। ठीक है, पक्षियों के लिए जो है सबसे प्रथम जो है वनारण्य जो है वहीं बनाया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, कि भारत का जो प्रसिद्ध नीलगिरी जैव मंडल जो बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व एरिया है ना, तो नीलगिरी जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो ये 3 राज्यों में पड़ता है। कौन कौन राज्य हैं वो? तो कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये 3 राज्यों में पड़ते हैं। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, फिर है क्या कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, नाम कितना प्यारा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, कृष्ण, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको जो है एक बारहसिंघा के लिए इसको स्पेशल कर दिया गया है ना, कि बारहसिंघों का जो संरक्षण जो है यहाँ पर स्पेशली किया जाए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, बारहसिंघों के लिए फेमस है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। फिर क्या है कि जो फूलों की घाटी के बारे में है ना, कि वैली ऑफ फ्लावर्स, इसकी चर्चा काफ़ी की जाती है भारत के संदर्भ में, इसलिए इसे जानना बड़ा जरूरी है ना। तो भारत का जो प्रसिद्ध फूलों की घाटी, और यहाँ भी नेशनल पार्क बनाया गया है वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र जो है ना, इन्हें 2 पर्वतारोहियों ने खोजा था। जब वो पहली बार गए तो यहाँ पूरी घाटी जो थी फूलों से भरी हुई थी, बहुत तरह के फूलों से भरी हुई थी, तो काफ़ी आश्चर्य हुआ, और पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है ये, है ना। तो इनको जो नाम था, जिनको खोजा था फूलों की घाटी को, फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों, है ना। और जो है गंगा के टाइगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो गंगा के टाइगर के नाम से डॉल्फिन को जाना जाता है। डॉल्फिन जानते हैं कि संरक्षित जीव है ना, इसे सोंस भी कहते हैं, है ना, बिहारी लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया।
अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे उसमें है कि उसमें पक्षी अभयारण्य की चर्चा कर लेंगे, है ना, यूनेस्को में शामिल जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की चर्चा कर लेंगे, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है ना, इसकी चर्चा कर लेंगे, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। जय जोश।